फिर से सबको नमस्कार और बच्चों को जय हिंद। आपकी सेवा में पुनः हम लोग यानी ई कॉमर्स क्लासेस हाजिर हैं और एक बात कहना चाहेंगे आज। देखिए, बात ये है ना कि हर विद्यार्थी को या हर उस एस्पिरेंट्स को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इसके पास पीछे एक कारण है, क्योंकि भगवान ने किसी के साथ बेईमानी नहीं किया है। भगवान ने सबके साथ इंसाफ किया है और सबकी क्षमता बराबर है। ये जान जाइए, सबकी क्षमता। आप भी देखते होंगे, अरे यार फलाना पढ़ने में ऐसा था वैसा था, आज आईएएस बन गया, आज ये बन गया, आज वो बन गया। तो ये कहने की बात नहीं, हकीकत है। क्योंकि देखो भाई, भगवान तो किसी का रिश्तेदार नहीं है, तो बेईमानी क्यों करेगा? ना किसी का वो दोस्त है, ना किसी का दुश्मन है, सबका है वो। तो ऐसे कंडीशन में एक बात कहना चाहेंगे, चाहे आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास 1 से लेकर के और आखिरी क्लास तक पढ़ रहे हैं या किसी तैयारी में लगे हुए हैं, तो एक बात कहना चाहेंगे ना कि हर छोटी छोटी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, चीजें हैं, उस पर जरूर ध्यान दीजिए। बड़ी काम कीजिए, वो बहुत काम में आएगा। अब ये कैसे काम में आएगा? मान लीजिए आपके दिमाग में है कि सब पढ़ाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, है ना, मान लीजिए कि आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी एकेडमिकली कंप्लीट करने के बाद सबकी एक बार इच्छा होती है डीएम बनने की, एसपी बनने की, यानी आईएएस बनने की। तो इच्छा तो सबकी होती है और होना भी चाहिए, क्योंकि सबकी क्षमता बराबर है। जानते हैं तो गलती कहाँ होती है? ऐसा नहीं कि जो नहीं क्वालिफाई करा, जो फेल हो गया, वो किसी से कम था, नहीं। जो जैसे आप जब भी सजग रहिए, जब से भी आपके दिमाग में बात आई, हर छोटी छोटी बातों को सीखना कोशिश करिए। अब एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जो एस्पिरेंट्स हैं, अगर मान लीजिए कि वो जीएस के पेपर में या जनरल नॉलेज के पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया, उसका संबंध इकोनॉमिक्स से है, और उस क्वेश्चन में, उस स्टेटमेंट में कहीं भी अगर जीडीपी आ गया और आप जानते नहीं हैं, बाकी सब जानते हैं, तो आप सही ढंग से उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। और अगर जानते हैं तो सही ढंग से उत्तर दे पाएंगे। तो इसी तरह से उसमें जितने भी टर्म्स आते हैं, यानी अगर क्वेश्चन की सही जानकारी, सही अर्थ आपको प्राप्त हो गया, तो आंसर का मतलब ये हो गया कि तभी आपको सही क्वेश्चन की जानकारी हुई, क्योंकि आपको आंसर मालूम है। इसलिए हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, एकदम रिलैक्स होकर के, एकदम बिल्कुल चिंता रहित होकर के, सब ठीक होगा। चलिए, अब आपके लिए फिर से हम बातचीत पर आते हैं और उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू, जैसा कि मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स में क्लास 11 से लेकर के आखिरी तक जहां भी इसका इस्तेमाल हो, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए और हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाइए। ठीक है? तो अब आज का कॉन्सेप्ट क्या है जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे? तो आज का कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंट। आज का कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंट विद्यार्थी। देखते हैं कि हम नॉर्मल रेजिडेंट किनको कहेंगे, है ना? नाम से पता चल गया क्या कि जो भी आदमी लोग हैं, जो भी जनसंख्या है किसी देश की, जो लोग उस देश में रहते हैं, क्या वो सभी लोग नॉर्मल रेजिडेंट हैं या कुछ और हैं? और एज यूजुअल, जैसा कि मैंने बताया था कि दाएं बाएं जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपको जो चीजें बताई जा रही है ना, कि ये मार्कर है, मार्कर की क्या क्या पहचान होता है, तो आपके सामने कुछ भी रख दें। जब भी हम मार्कर की बात करें और उसकी पहचान की बात करें और उसमें से तमाम चीजों को आपके सामने रख दें, और फिर आप कहें कि नहीं सर, इस पहचान का तो लक्षण सिर्फ इसी में है, इसलिए मार्कर है, बस यही तरीका होता है। तो नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहते हैं? किसी देश में बहुत लोग रहते हैं,
बहुत लोग रहते हैं। बहुत लोग का मतलब क्या, किसी देश में यहाँ के जो निवासी हैं, जैसे आप लोग नागरिक कहते हैं, सिटीजन कहते हैं, वो भी रहते हैं। कुछ बाहर के भी आते जाते रहते हैं, वो भी रहते हैं। तो भाई नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या है, पहले तो हम इस पर आते हैं, सीधी सी बातें हैं। और हमारे काम की चीजें जो है ना, नॉर्मल रेजिडेंट है, सिटीजन नहीं है। क्यों नहीं है, तो सिटीजन वाली बातें बाद में करेंगे। पहले आ जाते हैं इसको लक्षण को पहचानने के लिए, और आराम से पहचान लेंगे, एकदम घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, अब नॉर्मल रेजिडेंट को पहचानने के लिए दो तरीका है, यानी दो फार्मूला है, दोनों को उसके ऊपर पटक देंगे। देखते हैं, अगर उसके अंदर दब जाता है तो बस सही है, यानी अगर छटक के बाहर चला जाता है तब वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। अब देखिए कैसे। पहला है कि देश में रहने वाला हर वो व्यक्ति, देश में रहने वाला हर वो व्यक्ति निश्चित तौर से नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, चाहे कोई भी हो। मैंने कहा ना कि कोई भी व्यक्ति हो, ये जान जाइए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दाएं बाएं नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कि आपके देश में यानी इंडिया में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो नॉर्मल रेजिडेंट कम माना जाएगा, यदि वो इंडिया में कम से कम 1 साल तक रह रहा हो। 1 साल से कम में नहीं माना जाएगा। अगर 1 साल तक रहते रहते पूरा कर लिया है, 1 साल हो गया है, कोई भी हो, अमेरिका से आया हो, बांग्लादेश से आया हो, या खुद आप इंडिया के हो, कोई भी व्यक्ति हो, बस पहला कंडीशन क्या है, पहला शर्त क्या है कि भाई आप उस देश में कितने साल से रह रहे हैं। तो आपने कहा कि सर 1 साल से मैं रह रहा हूं, बस अगर 1 साल से रह रहे हैं तो पहला कंडीशन आप पूरा कर रहे हैं। नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए पहला कंडीशन आप पूरा कर रहे हैं। चलिए हो गया। लेकिन ये जो है काम भर नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, ये तो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन भी आपको पूरा करना पड़ेगा भाई, दूसरा कंडीशन पूरा करना पड़ेगा। तो दूसरे कंडीशन से पहले एक बात और करेंगे, व्यक्ति कोई भी हो 1 साल तक रह रहा है तो नॉर्मल रेजिडेंट होगा। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन भी। अब कहिए कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है सर, अच्छे से आप जानते हैं यार, भाई 10-20 लोग इकट्ठा होकर के किसी पर्पज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन हो गया। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में तमाम लोग रहते हैं, डॉक्टर भी है, नर्स भी है, तमाम लोग रह करके क्यों रह रहे हैं, उनका एक पर्पज है भाई, क्या, सबको स्वस्थ बनाना। और उस पर्पज से अगर एक साथ कुछ लोग रह करके उस पर्पज को पूरा कर रहे हैं तो क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, संस्था हो गया। तो हम उस संस्था की भी बात करेंगे। तो चाहे वो संस्था हो और चाहे वो व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, पहला कंडीशन यह है कि कम से कम आप 1 साल तक उस देश में रहें, इससे कम में नहीं काम चलेगा। तो पहला कंडीशन आप पूरा कर दिया, किस बात का, नॉर्मल रेजिडेंट होने का। अब आते हैं दूसरा कंडीशन। अब देखिए, तो दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन दोनों के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी और संस्था के लिए भी। दूसरा कंडीशन यह है कि 3 काम उसी देश में करें जिस देश में 1 साल तक रह रहे हैं कम से कम। अब वो 3 काम क्या है, पहला, अगर रह रहे हैं तो कमाई उसी देश में करें, अर्निंग भी उसी देश में करें, और साथ ही साथ कमाई करेंगे तभी ना कुछ खर्च करेंगे, तो खर्च भी उसी देश में करेंगे, दूसरा हो गया। ठीक है, अब भाई खर्च करने के बाद कुछ तो बचेगा, मान लीजिए, तो वो भी इसी देश में करें, सेविंग भी इसी देश में करें, कहीं लेके ना चले जाए। पता चला कि इंडिया में रह रहे हैं 1 साल तक, ठीक है, अर्न करना है अमेरिका से, नहीं चलेगा। इंडिया में भाई आप रह रहे हो 1 साल से कम या 1 साल से अधिक, तो आपको कमाई भी इसी देश में करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कमाई भी किए और खर्च कर दिया क्या, न्यूजीलैंड में, नहीं चलेगा। खर्च भी इसी देश में आप कर रहे होंगे तो चलेगा। मान लीजिए खर्च करने के बाद कमाई का एक हिस्सा बच गया आपके पास, तो सेविंग हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आप कहें कि नहीं मैं अमेरिका के बैंक में जमा करूंगा, नहीं चलेगा, यही जमा करना पड़ेगा, सेविंग में यही करना पड़ेगा। और इसे
तीनों काम को यदि ये दोनों करें, व्यक्ति भी और संस्था भी, ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है, तो इन तीनों काम को मिला करके कहते हैं सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब देखिए, अब एक बात बताएंगे आपको, मैंने पहले तो ये आपको डेफिनेशन दिया, समझाया अच्छे से, और मैं तीनों को मिला दिया ना तो एक टर्म बन गया। इसी तरह से जैसे शुरुआत मैंने कहा ना कि टर्म की जानकारी आप रखे रहिए एकदम, कई जगहों पर काम करेगा, हर जगह सफल हो जाएंगे भाई। एक सादे सब सदे, है ना, एक पढ़ाई कर लीजिए और जो मन में इच्छा है सब पहुंच जाएंगे आप। तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूछता है कौन है, क्या है भाई, ये किस चिड़िया का नाम मतलब बता दो क्या। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति, कोई संस्था यदि अर्निंग करे, स्पेंडिंग करे और सेविंग करे, ठीक है, तो ये तीनों काम यदि करता है तो ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया। और सेंटर कहाँ होना चाहिए, आप ही के देश में, मानी जहां आप रह रहे हैं, चाहे कोई भी हो, यानी यहां के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, सभी माने जाएंगे क्या, नॉर्मल रेजिडेंट। और इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना, जीडीपी के कैलकुलेशन में। देखिए भाई, शुरू से ही मैंने एक बेहतरीन चीज लेके चला, जीडीपी, सब उसी के लिए तैयारी हो रही है। तो वहां पर जब हम जीडीपी की बात करेंगे ना, उसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे, उसके टर्म को समझाएंगे, हम लोग समझेंगे, तो वहां ये सब काम करेगा। तो जब दोनों कंडीशन पूरा हो जाएगा तो आराम से आप कहते हैं क्या, उसे नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं। कोई 3-5 नहीं, अगर ये दोनों कंडीशन कोई पूरा करता है ना, आराम से कहेगा बस तुम ही हो भाई जो नॉर्मल रेजिडेंट हो, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट की ही आवश्यकता पड़ेगी। जब हम कैलकुलेशन करेंगे इनकम एग्रीगेट का, वो बाद में हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग फैन लेके नहीं, अभी एकदम फोकस करेंगे जो सीख रहे हैं उस पर। यही तरीका है पढ़ने का, दाएं बाएं कुछ नहीं। चलिए, अब ऐसे कंडीशन में हो गया कि नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहते हैं, है ना, तो नॉर्मल रेजिडेंट हर उस व्यक्ति को कहते हैं, हर उस संस्था को कहते हैं जो कम से कम 1 साल तक उसी देश में रहे, इससे कम नहीं, और साथ ही साथ ये तीनों काम यानी कमाई, खर्च और बचत उसी देश में करे, तब तो हम कह सकते हैं क्या कि वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट है। अब आते हैं, आपकी कुछ जिज्ञासाएं होंगी कि सर इसे कहेंगे कि नहीं, उसे कहेंगे कि नहीं। मैं सब जिज्ञासा अभी पूरा कर देता हूं आपके पूछने से पहले ही। और जैसा कि हम लोग बातचीत किए हैं ना, कि जब भी मन में कोई जिज्ञासा आए पूछने के लिए, आराम से आप चाहे तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं या फोन से भी पूछ सकते हैं। एकदम आपका 24 घंटा का स्वागत है, क्योंकि ये एक ढंग से एक ऐसा कार्यक्रम चल रहा है भाई कि जिससे सभी विद्यार्थियों का भलाई हो सके। और इसके पीछे यही रीजन है कि जो भी भगवान ने हम लोगों को ज्ञान दिया है या हम लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है, वह आप तक पहुंचे, क्योंकि हम लोगों को न रहने पर यही रह जाएगा। इसीलिए आप लोगों में जो भी आपके पास अच्छी चीजें हैं आप देते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सब बहुत बेहतरीन हैं, बहुत विद्वान है, सभी लोग विद्वान हैं, बस उसको दिखाने की आवश्यकता है, जो है उसको निकालिए। आइए, अब भाई नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहेंगे ये तो पता चल गया, लेकिन अब जैसे आपके दिमाग में कुछ होगा कि इसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, मतलब नॉन रेजिडेंट कौन होगा, यानी जो रेजिडेंट नहीं है वो कौन है और क्यों है ना, यही पूछता है। जैसे कोई पूछेगा ये क्या है बताओ, फिर कहेगा कैसे तुम्हें मालूम है कि ये क्या है, तो बस उसका रीजन बताना। हर जगह आपको हर सब्जेक्ट में यही बताना है और कुछ नहीं। अब देखिए, उसमें से पहला है कि अगर फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर्स है, यानी विदेश से कोई भी व्यक्ति, आपके देश से नहीं, विदेश से कोई भी व्यक्ति अगर आपके देश में आया, किस काम के लिए आएगा, स्पष्ट है ना, या तो मनोरंजन के लिए आएगा, ठीक है ना, या तो मनोरंजन के लिए आएगा। चलिए, मतलब उसको अपने देश में काम करते करते बहुत थक गया, उसको लगा कि अरे यार इंडिया में बड़ा मजा आता है, बड़े सब मस्त है, सब खाते पीते रहते हैं, जरा देखें तो हम तो यहाँ मशीन में जिंदा हैं, यहाँ तो सब असली तरह से जिंदा हैं। आगे आपके साथ एंजॉय करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, तो उसे रिक्रिएशन कहते हैं, तो रिक्रिएशन के लिए आएगा, ठीक है। दूसरा ये हुआ जैसे सबके साथ होता है, आप कितनों अच्छी जगह में रहते हैं ना, अब मान लीजिए काम करते करते बोर हो जाते हैं, तो आप कहते हैं यार कहीं चलने का मन कर रहा है,
ऐसा नहीं कि आप अपने जगह से कहीं और जाते हैं तो बहुत अच्छी जगह पर जाते हैं, नहीं। वो क्या हो जाता है ना, एक चेंज, एक परिवर्तन से ही आपको एक बेहतरीन माइंडसेट मिल जाता है ना। आपका दिमाग थोड़ा सा तरोताजा हो जाता है। तो हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया से यहां छुट्टी मनाने आया हो, ठीक है, या उसको पता चला कि यार पूरे विश्व में जो मेडिकल स्टूडेंट्स इंडिया के होते हैं ना, बड़ा बेहतरीन होते हैं, क्योंकि यहां जो नीट का एग्जामिनेशन होता है बड़ा कठिन होता है। सब तैयारी करते करते थक जाते हैं, कई साल के बाद होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, और बहुत पढ़ के बहुत बड़े डॉक्टर बन जाते हैं। अब उनको मान लो कि कोई प्रॉब्लम हो गया उनकी किडनी में, है ना, या उनके हृदय में, आए इंडिया में इलाज कराने के लिए, तो विदेश से आया यहां मान लीजिए इलाज कराने के लिए, ठीक है। या ये भी पता है क्या कि वास्तव में यहां पर मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कॉमर्स की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। वहां से यहां आ गए और वास्तव में अच्छा होता है, क्योंकि यहां से आप विदेश जाते हैं तो बहुत कमाई क्यों होता है, सबको थोड़ा होता है, आपको होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत बढ़िया पढ़ के आया है, बहुत डिवोटेड स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो डिवोटेड बनिए, खूब बढ़िया से पढ़ाई करिए और लाख नहीं करोड़ों कमाइए, है ना। पैसा रहेगा तभी ना एंजॉय करोगे, ठीक है। अब देखो, तो दूसरा पढ़ने के लिए यदि गए, है ना, आप गए या आपके यहां वो आया, कौन, विदेशी। दूसरा मान लीजिए खेलने कूदने के लिए विदेश से कोई यहां आए, यानी स्पोर्ट्स। नेक्स्ट वन, मान लीजिए किसी कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ दिन के लिए आया, है ना, कई देशों का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो आपके देश में हो रहा है, वो भी आया। इस तरह से इन सभी तमाम पर्पज के लिए अगर विदेशी, है ना, आपके यहां आता है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। कब तक, जब तक कि ये दोनों कंडीशन पूरा न करे। मान लीजिए कि घूमते घूमते यहां पर एंजॉय करते करते कोई व्यक्ति यहां 1 साल से रहने लगा और फिर अपना देश छोड़ करके यही कमाई करने लगा, यही खर्च करने लगा और यहीं पर बचत करने लगा, तब वही विदेश का नागरिक, वही अमेरिका का व्यक्ति आपके यहां नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। हमारे ख्याल से ये तो एकदम कंफर्म हो गया और कुछ भी छोड़े नहीं। अब दूसरी बात आता है कि फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, फॉरेन स्टाफ, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग एम्बेसीज की बात किए थे, है ना, राजदूत के ऑफिस की बात किए थे। तो मान लीजिए कि इंडिया में भी तो जितने भी विदेश के लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, उनकी एम्बेसीज यहां भी हैं, यानी उनके लोग यहां रिप्रेजेंट करते हैं। तो भारत में जितने भी एम्बेसीज हैं, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे श्रीलंका का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, उस एम्बेसी तो आपके देश में है ना, तो उस एम्बेसी में काम करने वाले अगर विदेशी हैं, बात समझ आया, विदेशी हैं, और वो 1 साल से कम समय तक हमारे ही देश में अपने ही एम्बेसी में अगर रहते हैं, एम्बेसी उनकी है लेकिन रहते हैं हमारे देश में, क्योंकि उनकी एम्बेसी हमारे में है ना, तब वो नहीं माने जाएंगे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट। लेकिन अगर वही व्यक्ति, एक साथ सब सुनती जाइए, अगर वही व्यक्ति 1 साल तक उसी एम्बेसी में रहने लगे और ये तीनों काम वही करने लगे, तब वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा। इसी तरह से ऑफिशियल्स, यानी ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, डिप्लोमेट्स, यानी चाहे कंसुलेट्स हो, चाहे एम्बेसीज हो, है ना, उसमें जो काम करने वाले अधिकारी होते हैं उनको हम ऑलरेडी डिप्लोमेट्स कहते हैं, जो राजनीतिक पर्पज से आते हैं। मान लिया आते आते 1 साल तक रुक गए, ठीक है, और तीनों काम करते हैं, तब तो माने जाएंगे। और 1 साल से पहले ही भाग गए तब वो नहीं माने जाएंगे। बात समझ आ रहा है। और 1 साल से कम में रह भी रहे हैं और साथ साथ तीनों काम भी कर रहे हैं, तब भी माना नहीं जाएगा। इसलिए दोनों का कंडीशन पूरा करना बहुत जरूरी है। जब भी स्टेटमेंट है ना, हमेशा कंडीशन पूरा करो तब तो यहां रहोगे, नहीं कर रहे हो तो भाई हमारे रेजिडेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आर्म्ड फोर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, देखिए भाई कि किसी देश में अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा कई देशों की सेनाएं की कुछ टुकड़ियां हेल्प के लिए उस देश में भेजा जाता है। मान लीजिए आपके देश में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना, यूएनओ ने, है ना, कई देशों की
आर्म फोर्सेस को आप यहाँ भेज दिया, तो विदेशी हो गए ना। कौन? आर्म फोर्सेस। और आपके देश में रहते हैं, तो वो यहां का यानी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, कतई नहीं माना जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि वहीं रहते रहते 1 साल तक रहने लगा, तीनों काम करने लगा, तो बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन अगर 1 साल से पहले ही चला गया तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। आगे आते हैं कि देखिए जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, अब बताइए, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिस है ना, जैसे यूएनओ की कोई ऑफिस इंडिया में है ना, WHO की ऑफिस इंडिया में है, WTO की ऑफिस इंडिया में है, तो भैया सीधी सी बात है कि उस ऑफिस में जो काम करेंगे जो एम्प्लॉयज हैं, अगर वो फॉरेन के एम्प्लॉयज हैं, सीधी सी बात है, पहले तो वो ऑफिस हमारा नहीं है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है, और बिल्डिंग को तो नॉर्मल रेजिडेंट या रेजिडेंट कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आया कौन? उसके अंदर काम करने वाले, उसके अंदर काम करने वाले जितने भी विदेशी नागरिक हैं, लोग हैं, वो कतई हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट एकदम नहीं माने जाएंगे भाई। कब तक? जब तक कि ये दोनों कंडीशन पूरा न करें, चाहे कोई भी ऑफिस हो, कतई नहीं माना जाएगा। इसके बाद आते हैं, देखिए क्रू मेंबर्स, एक बात ध्यान दीजिए, मैं हर उस चीज का नाम ले रहा हूं जो कभी आपके दिमाग में आ सकता है और आपको लगा कि यार इसका क्या करें, ये नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अब देखिए क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, मतलब क्या है कि अगर विदेशी जहाज है किसी भी पर्पज से अगर इंडिया में आई, और जो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर की हम लोग बात किए थे, है ना, अगर उसमें ठहरी हुई है, तो उसके जो चालक और चालक दल काम करने वाले लोग हैं, उनको हम कहते हैं क्रू मेंबर्स। उस जहाज को चलाने वाले लोग, वो बिल्कुल आपके देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। हाँ, अब उसी में से कोई छटक गया, 1 साल तक रहने लगा और फिर से ये तीनों काम उसमें करने लगा, तो पक्का है माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। इसके बाद कमर्शियल ट्रैवलर्स, अरे भाई मान लीजिए कि अमेरिका से किसी वाणिज्यिक काम से, व्यापार के काम से, धंधा पानी के काम से यहां आए और आके काम वाम किया, माने कपड़ा ही लेना है, कपड़ा वाला लिया और फिर 1 साल से पहले निकल के चला गया, तो क्यों माना जाएगा? कतई ये माना जाएगा कि वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है? एकदम नहीं। वो जहां का होगा वहां का होगा, हमारा तो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। इस तरह से जो भी कमर्शियल ट्रैवलर्स होते हैं, यानी जो भी धंधा पानी करने के लिए हमारे देश में आए कुछ समय के लिए, तब वो कतई नहीं माने जाएंगे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट, बल्कि 1 साल तक अगर गलती से रह गया और 1 साल तक अगर ये तीनों काम करने लगा, तब तो भाई उसकी गिनती होने लगेगी कि हाँ हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट में, उसके यहाँ की नहीं। इसी तरह से अगर बात करते हैं तो कुछ सीजनल वर्कर्स होते हैं। सीजनल वर्कर्स का मतलब क्या होता है? मतलब सीजन टू सीजन, समय समय पर काम करने। जैसे मान लीजिए कि खेती का टाइम है सपोज इंडिया में, है ना, और रबी की फसल का समय है, 3-4 महीने का समय होता है, और ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि विदेश से कोई व्यक्ति आया कि उस सीजन हमें भाई काम मिल जाएगा खेतों में, चलिए काम करते हैं। आया 3-4 महीने काम किया, चला गया, तो बताइए क्या वो माना जाएगा हमारा नॉर्मल रेजिडेंट? नहीं। क्यों? कहते थे सर वो 3-4 महीने काम किया ना, तब क्यों माना जाएगा? बस यही बात है। फिर बॉर्डर वर्कर्स, तो पहले जानिए कि बॉर्डर वर्कर्स किसे कहते हैं। बड़ा खतरनाक चीज है हमारे देश के लिए। अब देखिए, आप देखते होंगे कि इंडिया के लगभग अधिकांशतः शहरों में कुछ बांग्लादेशी रहते हैं, ठीक है। अब मैं इनका नाम क्यों लिया? क्योंकि जहां जहां एडजेसेंट बॉर्डर है, और हम लोग जब जियोग्राफिकल टेरिटरी की बात कर रहे थे ना, तो मान ली प्लेन एरिया से या मान ली किसी नेचुरल ऐसे एरिया से सटा हुआ देश है, और रोज वहां के कुछ लोग हमारे यहाँ आके काम करके अपने देश में चले जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने बांग्लादेश का दिया
कि बांग्लादेश के अधिकांशतः लोग आते हैं और उससे सटा हुआ शहर में, गांव में उस दिन काम किए 4-5 घंटा, फिर अपना देश चले गए। उसे बॉर्डर वर्कर्स कहते हैं। तो हमारे यहाँ काम किया और फिर अपने यहाँ चला गया, तो जहां से वो आया था ना वहीं के नॉर्मल देश माने जाएगा, हमारे यहाँ नहीं। आप कर सकते हैं आराम से, क्योंकि भाई 4-5 घंटे से क्या होने वाला है, 1-2 दिन से क्या ना होने वाला है, साल भर तो रहना चाहिए ना। और रहने के बाद ये तीनों काम करे तब तो माना जाएगा। अब यहां हम एक बात कहना चाहेंगे, क्या कुछ के दिमाग में एक बात आती होगी कि सर हम लोग सिटीजन तो बचपन से पढ़ते आए हैं, ये नॉर्मल रेजिडेंट तो आपने बता के और खतरा पैदा कर दिया, बड़ा कंफ्यूजन आपने कर दिया कि अब किसको हम कहेंगे नॉर्मल रेजिडेंट। कोई खतरा नहीं है। इसलिए खतरा नहीं है कि आप जिस क्राइटेरिया से, जिस शर्त से, जिस कंडीशन से नॉर्मल रेजिडेंट को प्राप्त किए हैं उसको पकड़ के रखिए। बाकी कुछ भी हमसे क्या लेना देना है, उससे कोई मतलब नहीं, एकदम नहीं। बहुत ज्यादा दिमाग में फालतू बातें नहीं रखना है भाई, काम की बातें रखिए, एकदम स्वार्थी बनिए, ठीक है। पहले स्वार्थी बनिए तब कल्याण करिए, है ना। पहले जानकार हो जाएंगे फिर खूब कल्याण करिएगा। अब देखिए तो क्या है उसमें, सिटीजन्स और रेजिडेंट्स। अब मान लीजिए कहते सर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और सिटीजन है, तो नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं है। तो पहले तो एक बात बता दें, देखिए क्या कि सिटीजन्स जो है वो लीगल कॉन्सेप्ट है और रेजिडेंट जो है वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। मतलब इसका संबंध, सिटीजन का संबंध कानून से है, समझ रहे हैं, और रेजिडेंट का जो संबंध है ना वो आर्थिक स्थिति से है, कानून से नहीं है। कैसे? अब अगर सिटीजन की बात करेंगे तो भाई वो जिस देश में रह रहा, हो सकता है जन्म लिया तो कानून के हिसाब से वहां का नागरिक माना जाएगा, या कुछ शर्तें होगी नागरिकता प्राप्त करने का, वो शर्त पूरा किया तो नागरिक माना जाएगा। क्या वो हमारे काम की चीज है? हमारे काम की चीज नहीं, वो आर्थिक चीज ही नहीं है। वो सिटीजन हो चाहे ना हो। हाँ, रेजिडेंट सिटीजन से कोई मतलब नहीं भाई। हमने कहा कि अमेरिका से कोई व्यक्ति इंडिया में आया घूमने फिरने के लिए, मजा लेने के लिए, रहते रहते 1 साल पूरा कर दिया और साथ ही साथ यहीं रह करके कुछ काम करके पैसा कमाने लगा। जो पैसा कमाया उसे खर्च करने लगा, और खर्च करने कुछ बच गया तो भाई आप ही के देश में किसी बैंक में डाल दिया, तब सिटीजन तो अमेरिका का है भाई। लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट कहां का माना जाएगा? यहां का माना जाएगा। तो एक बात देखिए एकदम पक्का है, देखिए क्या कि एकदम टू द पॉइंट्स हर एक चीज को सीखना कोशिश करिए, हर चीज की, और इतना बेहतरीन आपको मिलेगा, चाहे वो अकाउंटेंसी में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे बीएससी में। पहले बेसिक यानी जैसे पहले ABCD सीखा जाता है ना, और देखिए शर्म करने की आवश्यकता एकदम नहीं है। क्यों? अरे भाई किसी से पूछ के हम काम करेंगे नहीं, अपना काम करिए। जब आप टॉप लेवल पहुंच जाएंगे ना तो खुद आपके पास आएगा और आप चाहे कुछ भी गाना गाइए वो मान जाएगा। यही होता है भाई ना। हाँ, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, आप समर्थवान बन जाइए। आप कुछ भी कहेंगे ना, आप जैसे मान लीजिए खूब बड़े पहलवान बन गए, है ना, आप कहे क्या हम खाली पानी पीते थे, वो आपका नकल करेगा। अब मान लीजिए एकदम शिखंडी ऐसे सूखे हुए हैं और उसके बाद आप कहे कि हम बहुत दूध पीते थे, वो मैं पागल आदमी है, कौन इसको मानेगा? ठीक है, तो आप इस पर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट इस समय चल रहा है, और अभी तब तक बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा जब तक कि पूरा ना हो जाए, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे BST। इसको पकड़ के रखिए और हमेशा हम आपका सहयोग करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको बहुत ढेर सारा धन्यवाद।